प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका। नारी वाटिका सुनने वाली सभी सखियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सखियों, एक बार फिर से आ गए हैं हम ढेर सारी खुशियों के रंग लेकर, मन में उमंग लेकर और प्यारे प्यारे गीतों को संग लेकर आपसे करने ढेर सारी बातें। तो आज इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दो प्यारी प्यारी सी रेडियो सखियां, मैं पसंद कंवर और मैं हूँ आशा आडवाणी। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। सखियां सुन रही है कार्यक्रम नारी वाटिका। सखियों, जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन मयूर नाच उठता है और हम संगीत की धुनों पर थिरकने लगते हैं। लेकिन जब बात आती है शास्त्रीय नृत्यों की तो हमारे जहन में कथक, मणिपुरी, ओडिसी और भरतनाट्यम की तस्वीर उभर आती है। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपको प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु माँ डॉक्टर मंजुषा सक्सेना से भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं और वार्ता करता है आशा जी आडवाणी। भरतनाट्यम एक लोकप्रिय भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। और जोधपुर में अगर भरतनाट्यम की बात करें तो एक ही नाम आता है, गुरु मंजुषा सक्सेना, जिन्होंने भरतनाट्यम को नए आयाम दिए हैं और इस नृत्य शैली को उन्होंने बहुत सरल बनाया। तो आज जो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान है, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, वो है गुरु डॉक्टर मंजुषा चंद्रभूषण सक्सेना। तो डॉक्टर मंजुषा सक्सेना, बहुत स्वागत है आकाशवाणी परिवार की ओर से हमारे स्टूडियो में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां हम भरतनाट्यम की बात करते हैं, भरतनाट्यम के बारे में हम सुनते हैं, तो इस जानकारी को बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आपके अंदर जो इतनी प्रतिभा है, जो आपने अपना पूरा जीवन भरतनाट्यम को समर्पित कर दिया है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली? जी, मेरा जन्म हुआ या जहाँ मैं पली बड़ी, वहाँ भरतनाट्यम को कोई जानता नहीं था। थोड़ा कथक का था प्रचलन, बट क्लासिकल फॉर्म इतना ज्यादा नहीं था। तो मैं इसको केवल और केवल भगवान की देन ही मानती हूँ कि ये कहीं ना कहीं से पूर्व जन्म का कुछ आशीर्वाद भगवान का है, जो मेरे अंदर ये इतना गहराई से ये इसका बीज जो है अंदर मैंने महसूस किया। कहाँ से, मतलब पहली बार जो चीज कहीं से आपने देखी, परिवार के अंदर किसी को करते हुए, या ऐसी किसी परफॉर्मेंस को आपने देखा, या टीवी में किसी एक्ट्रेस को ये भरतनाट्यम करते हुए देखा कि आपके अंदर ये प्रेरणा जागे कि मुझे भी ये सीखना है और इसकी गहराइयों को छूना है? देखिए आशा जी, ऐसा था कि मैं जब छोटी थी, करीब 4 साल की आई, तो मैं डांस अपने आप ही कुछ ना कुछ मूवमेंट मेरे चलते रहते थे और मेरे हाथ जो थे, फिंगर्स मूव करती रहती थी और वो सारा दिन पेट को बजाते हुए घूमती थी जी। तो ये मेरे पापा ने देखा, मेरे फादर ने, और उन्होंने कुछ समझा कि इसके अंदर कुछ फिंगर्स का कुछ तो कमाल है। तो उन्होंने मेरे लिए एक ढोलक खरीदी। तो वो आप देखिए कि मेरा साइज तो छोटा था और ढोलक बहुत बड़ी थी। तो वो जब मैं बजाती थी तो मैंने पहली बार उस ढोलक में 12 तरह की ढोलक बजा ली। अच्छा, एक ही बार में? 4 साल की बच्ची ने? 4 साल की बच्ची ने। तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। तो क्योंकि गांव में मैं अपनी दादी के साथ कीर्तन वगैरह होता था मंदिरों में, घरों में, तो मैं जाती थी, तो वहां जो ढोलक बजाते देखती थी तो उस पर मेरी नजर अटक जाती थी। तो ये एक अजीब सा चमत्कार था। आज भी गांव में लोग मुझे याद करते हैं इस चीज के लिए। फिर ये हो गया कि जब भी कहीं किसी होता था तो मुझे बिठाल देते थे बीच में, और मैं छोटी सी और ढोलक बजाती थी। तो ये प्रतिभा गॉड गिफ्ट ही मानिए आप इसको। और उसके बाद इसी तरह से नृत्य का था। तो जब भी कभी कोई कहीं देख लिया कोई मूवी, तो वो दिमाग में बैठ जाता और वो छोटे छोटे गानों में मैं डांस करने लग जाती हूँ। इस तरह से था। तो मेरी जो मदर थी, उनको मेरी प्रतिभा समझ में आई और उन्होंने मेरे लिए छोटे छोटे डांस सिखाने शुरू किए और मैं अच्छा करने लगी। परिवार में खूब नाम होने लगा, बहुत अच्छा करती है। बट वो सब ऐसे ही था, उसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि पापा का बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं डांस वगैरह के फील्ड में जाऊं। उनका शुरू से था कि मैं डॉक्टर बनूं और कुछ नाम कमाना है। और हर तरह से जो पेरेंट्स की इच्छा रहती है ना कि बच्चे जो है ऑफिसर्स बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। डांस को जो है एक मतलब अदर एक्टिविटी के रूप में रखा जाता है, शौक के रूप में रखते हैं कि ठीक है बच्ची को आता है, ठीक है अच्छा करती है, बट ज्यादा एक्सपोज नहीं करना। वैसे परिवार में थी, परिवार में कोई डांस म्यूजिक कहीं कुछ नहीं था। आगे मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, कॉलेज में नाम बढ़ता गया, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह मेरा परफॉर्मेंस होता रहा। और अंदर मेरे अंदर बहुत टीस थी कि मुझे सीखना है और एक तकलीफ होती थी कि मुझे आना चाहिए डांस। तो वहाँ कथक था, तो मेरी मम्मी एक बार कथक के लिए मदर लेके गई, बट पापा को पता चला तो वही बात हो गई, घर में प्रेशर होने लगा, टेंशन होने लगा, तो वो सब छोड़ दिया। कॉलेज में, स्कूल में था। फिर जब मैं 10th क्लास में आई तो दूरदर्शन आया उस समय हमारे यहाँ। तो दूरदर्शन में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज भी आता है, वो गुरुवार को रात को 11 बजे आता। अब मैं 10th क्लास में थी और उस समय मतलब पढ़ाई का भी बहुत प्रेशर था और साइंस की स्टूडेंट थी, स्टूडेंट भी अच्छी थी।
और पापा का बस एक ही काम कि पढ़ो पढ़ो और डॉक्टर बनना है। तो ऐसे माहौल में रात को 11 बजे उस जमाने में कैसे कोई बच्चा देख सकता है, बट फिर भी मैं वो दूरदर्शन को लगा कर और रात को 11 बजे से लेकर के 1 घंटे आता था, वो लगातार देख। तो वो देख देख के मैंने इतना कुछ सीख लिया कि क्लासिकल कौन कौन से फॉर्म है और मुझे किस में इंटरेस्ट है, वो भी मुझे वहां समझ में आ गया कि मुझे भरतनाट्यम ही अच्छा लगता है। जो बैजंती माला को देखती हूँ, हेमा मालिनी को देखती हूँ, यही डांस मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद उस डांस में भी जो उनके चरण होते हैं कि तिल्लाना है, अलारिपू है, ये सारा कुछ ज्ञान मेरे को उससे अर्जित हुआ। जी, तो उसके बाद वो चीज आपने सीखी, टीवी को देखते हुए आपने सीखा, लेकिन विधिवत शिक्षा इसकी क्या आपने ली और ली तो कहाँ से ली? जी, और उसके बाद एक बार मेरा परफॉर्मेंस एयरफोर्स ऑफिसर, समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने देखा और मेरी उनसे शादी हो गई। अच्छा जी, तो फिर मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली में फिर घर गृहस्थी में उलझ गई, 2 बच्चे हुए, मेरे 2 बेटे हुए, लेकिन अंदर एक टीज थी, एक तमन्ना थी कि मुझे दिल्ली में आई हूँ तो मैं शायद कोई अच्छा गुरु मिल जाए। तो हस्बैंड को हमेशा परेशान करती रहती थी मुझे डांस सीखना है, तो उन्होंने वो कोई एक म्यूजिशियन थे, उनको मेरे यहाँ ट्यूशन लगा दी कि इसको कैशियो वगैरह सिखाओ, इसका थोड़ा मन लगा रहेगा। अब उनसे मैं बोलती मुझे ये सब नहीं सीखना, मुझे भरतनाट्यम सीखना है। तो एक बोलते हैं ना, जो चाहत होती है तो ऊपर वाला भी कहीं से रास्ता निकालता है। जी जी। उन्होंने एक गुरु का मुझे पता बताया, जहाँ मैं गई वो गुरु के पास, वो मतलब सही नहीं थी जी। वो उन्होंने 2 महीने तक उनके साथ सीखा मैंने, लेकिन उन्होंने सारी गलत चीजें सिखाई, जिसके कारण मैं बहुत डिप्रेस थी और उनके सामने ही रोने लग गई जी। कि मैडम आप मुझे सही गुरु का पता दे दीजिए, क्योंकि मैं के लिए मैं अपने सब कुछ लगाने को तैयार हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, भरतनाट्यम को सीखना चाहती हूँ। तब उनके द्वारा मुझे गुरु डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन जी का पता चला दिल्ली में, और फिर मैं उन तक पहुंची। जी, और वहां से फिर आपने विधिवत शिक्षा ली। ये जो प्रैक्टिस की आपने, ये कितने समय तक थी की आपने? देखिए, हमारी इत्तेफाकन दिल्ली में अदरवाइज 3 साल में हमारी पोस्टिंग हो जाती है, इत्तेफाकन हम 5 साल हम दिल्ली में रहे। तो ये 9 साल की जो विधा थी, इसको मैंने 5 साल में सीखा, और उन्होंने भी मेरे लिए मेहनत की। उनकी जो बेस्ट शिष्याएं थी वो लगातार मेरे साथ लगी रही, और मैंने वहां पे, बहुत कठिन था वो सफर भी मेरे लिए, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे थे और थोड़ा हस्बैंड को भी तकलीफ होती थी कि ये क्या है, मतलब उन्होंने भी बहुत इसमें रुचि नहीं दिखाई, तो ये कठिन था मेरे लिए। तो वो घर में 2-2, 3-3 घंटे में रियाज करती थी, और दोनों बच्चों को सर्वेंट के पास छोड़ के, सुला के, किसी तरह से टॉप पे टॉप चेंज कर रही, पसीना बहा रही, और बहुत मेहनत किया। और बच्चों को डांस, मतलब गुरु के पास जाना भी बहुत बड़ी कठिन काम था मेरे लिए, क्योंकि मैं ड्राइव करके दिल्ली में दूर तक जाना, और वहां पे फिर बच्चों को मैं कार में लेके जाती थी और सर्वेंट को रखे तो कार खोल देती थी 17 से डिक्की, और बच्चे पीछे सोते थे और वो हवा करती थी, और मैं 1 घंटे क्लास लेके आती थी। तो सब कुछ बड़ा ही चैलेंजिंग था, बट यही था कि किस्मत देखिए आप मेरी, कि इंडियन एयरफोर्स बैकग्राउंड में सराउंडिंग वो माहौल था, तो इसके कारण एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। तो हस्बैंड भी ठीक है, चलो सीख रही हो तो ठीक है, तो एक मुझे सपोर्ट मिला। तो इसके अलावा जैसे जो जिन सफलताओं को आप आज टच कर चुकी हैं, उसके बीच एक संघर्ष की कहानी होती है, जो आपने अभी संघर्ष बयान किया। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जिसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं, अब तो मुझे करके दिखाना ही दिखाना है, उसके बारे में बताइए। देखिए, मोटिवेशन मुझे किसी और से नहीं मिला, मोटिवेशन मुझे खुद से मिला, क्योंकि मेरी जो पारिवारिक लाइफ थी उसमें मैंने कहीं नोट किया कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल है, और इतना स्मूथ लाइफ नहीं है मेरी जो जनरली हो जाती है लोगों की, तो वो समझ में आ गया था मुझे। और मैं जो डिप्रेशन में जाती थी, उसका मेरे को सिर्फ और सिर्फ इलाज ये तबले, मृदंग की आवाज से ही मैं उबर पाती थी। तो मैंने खुद को पहचान लिया और समझ लिया कि अब मुझे ये फील्ड में जाना है आगे। तो हमारी, जब मैं दिल्ली में, मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया और हमारी पोस्टिंग आ गई जोधपुर। जब हमारा ट्रांसफर जोधपुर हुआ तो मैं बहुत ज्यादा रोई। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बड़ी मुश्किल में तो मुझे गुरु मिली है, बड़ी मुश्किल में तो मुझे ये एनवायरनमेंट मिला है जहाँ मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, और अब मुझे सब कुछ छोड़ के जाना है। अब मैं जब जो भी रास्ता हमारा था, बाय रोड आए थे, तो रास्ते भर में रोते कि मैं जोधपुर क्यों जा। अब जोधपुर आने के बाद फिर घर गृहस्थी में लग गई, और बच्चे छोटे थे, बहुत छोटे थे, बच्चों को संभालना, घर गृहस्थी देखना, और डिप्रेशन भी था मुझे बहुत ज्यादा, चलते रहा काम। और उसके बाद फिर मेरी मेहनत से कुछ एयरफोर्स के बच्चों को मैंने लिया, और इस तरह से मेहनत से मेरी क्लास चल निकली।
दिल्ली से जब जोधपुर आई तब आपको ये अंदाजा था ही नहीं कि जोधपुर में जो आप कामयाबी के नए झंडे गाड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कर्म भूमि है जोधपुर मेरी। तो आप ये देखिए कि सबसे बड़ी परेशानी आई मुझे कि यहाँ पे कोई जोधपुर में जानता ही नहीं था भरतनाट्यम को। जो सबसे बड़ा स्ट्रगल था वो ये था। तो मैं पहले स्कूलों में गई, पता क्या क्लासिकल का कोई वैल्यू नहीं था यहाँ, मैं महत्व नहीं था। थोड़ा कथक था, उसको भी बहुत रिस्पेक्ट से, या रिस्पेक्ट मतलब जिज्ञासा से नहीं देखते थे लोग कि यार क्लासिकल तो नहीं सीखना चाहिए, शास्त्रीय तो दूर रहना चाहिए, बस फोक है और ज्यादा ज्यादा बॉलीवुड। तो उस समय मेरे को भरतनाट्यम को स्टेबल करना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मैंने किया, कुछ बच्चों को लिया, एयरफोर्स के कुछ बच्चे थे उनको परफॉर्मेंस कराया। परफॉर्मेंस करने के बाद भी मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि बहुत वोटिंग हुई और लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये क्या है, तय्युम ताम, ये सब अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे लोगों को। तो ऐसा नहीं, हमको तो बॉलीवुड मतलब अच्छे गाने वाला देखना है, डांस इस तरह के गाने नहीं देखना। तो फिर मैं घर आके भी बहुत रोती थी और बहुत डिप्रेशन में चली जाती थी कि कैसे मैं यहाँ पे सबको ये चीज बताऊं कि ये डांस भगवान शिव का है और ये डिवाइन डांस है और इसको सबको सीखना चाहिए। तो उस बीच क्या हुआ कि मेरे पास 60 स्टूडेंट हो गए थे और मेरे हस्बैंड ने इमिग्रेशन ले लिया कनाडा। अच्छा। तो हम लोग परमानेंट कनाडा शिफ्ट हमको होना था। ठीक है, तो तकलीफ हुई क्योंकि 60 बच्चे बहुत होते हैं और मेरी गाड़ी चल निकली थी, मतलब मन की गाड़ी जो थी, खुशियाँ, वो चल निकली थी कि हाँ मैं इसके लिए कुछ काम कर रही हूँ। बट हम चले गए और बच्चों का फ्यूचर देखते हुए मुझे लगा कि नहीं ठीक है ये डिसीजन, और हम वहां गए कनाडा। कनाडा जाने के बाद मैंने जो देखा, स्ट्रगल वहां पे भी था, लगातार स्ट्रगल था, क्योंकि जो मेरे फैमिली का सपोर्ट थोड़ा कम था और स्ट्रगल मेरे लाइफ में ज्यादा था। तो वहां जाने के बाद भी मुझे बस अपना क्लास संभालना है और क्लास शुरू करने के लिए, हालांकि वहां पे इंक्वायरी बहुत आने लगी। जैसे हमने कहीं बोर्ड शॉपिंग मॉल में अपना बोर्ड और नंबर वगैरह दिया तो इंक्वायरी आने लगी और मेरे पास 22 स्टूडेंट हो गए। 6 मंथ में मैं $2200 कमाने लगी उस जमाने में। क्या बात है। तो सारे फ्रेंड्स मेरे बोलते कि आपने बहुत सक्सेस पाया है और आप कनाडा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक मेरे अंदर मेरा मन बहुत ज्यादा दुखी होता था, क्योंकि जहां मैंने इस कला को उन लोगों तक पहुंचाना चाहती थी जो लोग इसको सीखना चाहते हैं। जैसे जोधपुर में मेरा बहुत मन लगा, क्योंकि जोधपुर में बिल्कुल लोग नहीं जानते थे और वहां मैं मेहनत कर रही थी, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन था। बट वहां पे बच्चे जरूर मेरे पास आ रहे थे, लेकिन वो बच्चे जो कि मुंह में चुंगम चबाते हुए डांस कर रहे हैं, संस्कृति बिल्कुल नहीं है उनके अंदर। अब उनके अंदर मैं संस्कृति डालूं, भगवानों की बात करूं, उनकी स्टोरी समझाऊं या उनको डांस फॉर्म सिखाऊं, तो मुझे खुशी नहीं मिलती थी। मेरा मन अंदर से कटने लगा और मैं सोचती थी कि ये मेरा जीवन जो है वो खराब हो गया। मैं सबसे यही कहती थी मेरी ये लाइफ खराब हो गई, शायद अगले जन्म में मुझे संतुष्टि मिली। लेकिन ये क्योंकि वहां हर तरफ डॉलर डॉलर डॉलर, मेरे हस्बैंड भी आते बोलते आज कितना डॉलर आया, तो मुझे अच्छा नहीं फील होता। मुझे लगता मैं ये काम जो मेरी कला है ये डॉलर कमाने के लिए नहीं किया है, मैंने उन लोग तक पहुंचाना है जिसको देखना। और हमारे इंडिया में एक ऐसा शहर है या एक ऐसा राज्य है जहाँ लोग जानते ही नहीं है, तो मैं उधर काम करना चाहती थी। एनीवे, फिर बच्चों का भी कल्चर भी एक इशू आया उधर पे और हस्बैंड बहुत संतुष्ट नहीं थे अपने काम से, तो हम 1.5 साल के अंदर लौट के आ गए जोधपुर। और जोधपुर आने के बाद दूसरा स्ट्रगल शुरू हुआ मेरा, क्योंकि हम सब होम टाउन चले गए। हम कटनी, मैं कटनी के मध्य प्रदेश के, और उस समय तहसील थी। और मेरे जो हस्बैंड है वो भी वहीं के आसपास के ही थे, गांव से। तो उनका प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उन्होंने बोला कि मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं एग्रीकल्चर का अपना काम करूंगा और यहीं तुमको सेटल होना पड़ेगा, बच्चों को यहीं गाँव में जो भी अच्छा स्कूल है वहां पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने बोला कि मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर जाऊंगी, लेकिन इस तरह से उनको बर्बाद नहीं कर, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे बहुत शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैंने कहा एक माँ का वही बोलते हैं ना कि माँ की जो तड़प होती है वो बच्चों को बर्बाद होते नहीं देख सकती। जी जी। तो मुझे लगा कि ये तो इनकी जिद है और ये ऐसा हो जाएगा, तो मैं या तो मैं वापस कनाडा जाऊं या फिर मैं जोधपुर जाऊं। मेरे पास सिर्फ 2 था। मेरे पापा वगैरह सब मुझे समझाते थे कि बेटा ये तुम्हारा कठिन डिसीजन है, अकेले नहीं कर सकते हो, तुमको कोई सपोर्ट नहीं है। बट यही था कि मैंने वापस जोधपुर आने का निर्णय लिया और जोधपुर आई। जोधपुर आने के बाद मैं अकेली आई। अकेले आने के बाद यहाँ पे मैंने एयरफोर्स में बॉयज हॉस्टल है, वहां मैं 2 महीने रही। और ये कह के कि थोड़ा हस्बैंड ने यही कहा कि मेरी TD है, मैं कोर्स में बाहर जा रहा हूँ, तो मेरी मैडम रहेंगी। तो ऐसा करके मैं वहाँ 2 महीने मैंने रही और फिर वापस घर ढूंढा रेंट का और फिर बच्चों को फोन किया, पुराने बच्चों को। धीरे धीरे क्लास वापस शुरू हुई।
सबने सपोर्ट किया, जोधपुर ने मुझे बहुत मदद किया। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों को वापस यहाँ बुलाया और फिर बच्चों को पढ़ाई कराने के साथ साथ अपनी क्लास को बढ़ाया। 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच और 6 ब्रांच तक पहुंची। क्या बात है, क्या बात है। हर बहुत एरिया में जोधपुर में बच्चों को ये एक पहचान बन गई और लोग जानने लगे भरतनाट्यम को, और आज हर अच्छे स्कूलों में भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम एक विधिवत शिक्षा है, तो ये कितने सालों की शिक्षा होती है? भरतनाट्यम 7 से लेकर 9 साल, हम्म 9 साल मान लीजिए आप इसको, लेकिन सीखने के लिए बच्चे 7 साल में भी सीख सकते हैं। ये जो 7 साल 9 साल का पीरियड होता है, इसके बाद हमारे पास ये जानकारी है कि अरंगेत्रम होता है, एक स्टेज जी, परफॉर्मेंस जी। होती है। वो अरंगेत्रम क्या है, उसके बारे में बताएं। देखिए, अरंगेत्रम होता है प्रथम प्रवेश। स्टेज में पहली बार बच्चा प्रवेश करता है अपने गुरु के समक्ष, और उसको गुरु दीक्षांत समारोह भी आप कह सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के समक्ष उसकी वह दिखानी होती है, जो उसने 9 साल जो में उसने सीखा 9 है। साल में जो 9 विधाएं सीखी हैं, वो 2.5 से 3 घंटे का उसका स्टेज परफॉर्मेंस होती है, और सबके समक्ष उसको प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ, वो इस लायक है और उसने उस कला को सीखा है। जब गुरु फिर उसे पास करता है और फिर उसको जो डिग्री मिलती है वो अरंगेत्रम की होती है, जिसे स्नातक के समकक्ष माना जाता है। तो लगातार मेहनत और लगन और उत्साह का ये नतीजा है जो सफलता आप आज जी रही हैं। तो मंजूषा जी, आकाशवाणी परिवार की ओर से यही दुआएं हैं कि आप सफलता के नए शिखर छुएं। आप स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय देकर बहनों का जो प्रेरणा स्रोत आप बनी, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता भरतनाट्यम गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना से आशा आडवाणी की बातचीत। और आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।